नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक सैंधव कला यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कला के जो विविध आयाम या पक्ष जिनसे संबंधित पुरातात्विक स्रोत हमें बड़ी संख्या में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, उन कलात्मक स्रोतों पर चर्चा करने के साथ साथ उन कलात्मक स्रोतों की विशिष्टताओं यानी विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर संक्षेप में कहूँ तो कह सकते हैं कि सैंधव कला यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित जो कला थी, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्प कला हो, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रचलित कला थी, उस कला की कलात्मक विशेषताएं जो है उनके ऊपर हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। देखिए, हम पूर्व में भी चाहे प्रथम वर्ष हो पढ़ चुके हैं कि भारतीय इतिहास में जो पहली या ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो प्रथम सुविकसित सभ्यता और संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही ज्ञात है। अर्थात भारत के इतिहास में जो पहली पूर्ण रूप से विकसित जो सभ्यता और संस्कृति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व हमें भारतीय इतिहास में पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता और संस्कृति के जो स्रोत हैं या जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें पहली बार भारतीय इतिहास में एक विकसित सभ्यता और संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्रोत जो है वो प्राप्त होते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलता है कि यह जो सभ्यता थी यानी सैंधव सभ्यता, प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान आदि की ही सभ्यताओं के समान विकसित और उनके समान ही प्राचीन थी। बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो यह सैंधव सभ्यता कहीं उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। यानी कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ क्षेत्रों में जो सैंधव सभ्यता है वो रोम, मिस्र और यूनान, मेसोपोटामिया आदि की संस्कृतियों से भी अधिक विशिष्ट थी। विभिन्न जो सैंधव स्थल हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विभिन्न पुरातात्विक स्थल हैं, उन पुरातात्विक स्थलों की खुदाई से बड़ी संख्या में पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए। जैसे कि विभिन्न भवनों, स्मारकों और इमारतों के भग्नावशेष, बड़ी संख्या में पत्थर, मिट्टी, धातु आदि से निर्मित मूर्तियां, मृत भांड, पत्थर और मिट्टी से निर्मित मोहरे, इन सभी पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे सैंधव कला के, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्प कला हो, चाहे मोहर निर्माण कला हो, सभी पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश जो है वो पड़ता है। देखिए, इन सभी पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में कला के विभिन्न पक्षों जो कि बेहद कला के विभिन्न पक्षों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन पुरातात्विक स्रोतों से ही हमें पहली बार ऐसा जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु सभ्यता में जो कला है, कला के सभी पक्ष वो बेहद उन्नत और विकसित थे। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी लोग अत्यधिक उन्नत कला विकसित कर चुके थे।
कला के इन विभिन्न पक्षों जैसे कि स्थापत्य कला, जिसे हम वास्तुकला भी कहते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प निर्माण कला, धातु कला आदि के ऊपर हम क्रम अनुसार है वो चर्चा करते चलेंगे। सर्वप्रथम हम सैंधव कला के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित स्थापत्य कला यानी कि वास्तुकला और उसकी विशेषताओं के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि विभिन्न सैंधव स्थलों के उत्खनन से यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में पुरातात्विक अवशेषों के अंतर्गत विभिन्न भवनों और स्मारकों के जो अवशेष हैं वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इन स्मारकों या भग्नावशेषों का जब हम निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थापत्य कला या जो वास्तुकला थी वो वास्तव में बेहद उन्नत थी। जिस प्रकार से नगर का नियोजन किया गया है, विभिन्न भवनों का निर्माण किया गया है, जल निकास प्रणाली जो मिलती है, सड़कें मिलती है, उन सभी से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सैंधववासी जो है यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वो नगर निर्माण और भवन निर्माण कला में यानी कि स्थापत्य और वास्तुकला में बेहद निपुण थे। प्राप्त साक्ष्यों से है वो यानी विभिन्न सैंधव स्थलों से जो ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन साक्ष्यों से हम सैंधव जो वास्तुकला या जो स्थापत्य कला है उसको हम और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए भिन्न भिन्न बिंदुओं जैसे कि नगर नियोजन, सड़कें, भवन निर्माण, जल निकास प्रणाली, सफाई आदि व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग बिंदुओं में विभाजित कर हम उसके ऊपर पर्याप्त रूप से वो प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, सैंधव स्थापत्य या वास्तुकला के अंतर्गत हम सर्वप्रथम सैंधव नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग के ऊपर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। विभिन्न सैंधव स्थलों से जो लगभग आज जो हजारों की संख्या में जो सैंधव स्थल खोजे जा चुके हैं, उन सैंधव स्थलों से जो भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन भग्नावशेषों का विश्लेषण कर हम सैंधव सभ्यता में प्रचलित नगर नियोजन के ऊपर है वो प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। देखिए, जितने भी सैंधव सभ्यता से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी नगर, जितने भी जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन बस्तियों का विश्लेषण करने पर सर्वप्रथम जो मन में या जो सर्वप्रथम जो विश्लेषण करने पर जो सर्वप्रथम दिखाई देता है वो ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो बस्तियां बसाई गई थी ये पूर्ण रूप से नियोजित तरीके से बसाई गई थी। अर्थात ये जो बस्तियां हैं पूर्ण नियोजित तरीके से बसाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। जल निकासी जो व्यवस्था है वो आधुनिक शहरों के समान थी। इस नगर नियोजन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः सैंधव जो सभ्यता है, स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी, न कि एक ग्रामीण सभ्यता। अधिकांश सैंधव स्थलों से जो बस्तियों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश सैंधव स्थलों का जो नगर नियोजन है वो 2 खंडों में बटा हुआ था, यानी 2 भागों में बटा हुआ मिलता है। जितने भी सैंधव स्थलों का उत्खनन किया गया, अगर कुछ को छोड़ दिया जाए जैसे धोलावीरा, चलहुदड़ो आदि को, अधिकांश सैंधव स्थलों का जो नगर नियोजन है वो 2 भागों में बटा हुआ है। अर्थात प्रत्येक स्थान पर 2-2 बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। एक बस्ती पूर्व दिशा में स्थित है, दूसरी बस्ती पश्चिम दिशा में स्थित है। देखिए, बस्तियों का जो दिशाक्रम है वो भी अधिकांश स्थानों पर यही है।
दो दो बस्तियां मिली हैं और एक बस्ती प्रत्येक स्थान पर पूर्व दिशा में और दूसरी बस्ती पश्चिम दिशा में। पूर्व दिशा में अधिकांश स्थानों पर जो बस्तियां बसी हुई मिली हैं वो अपेक्षाकृत निचले स्थानों पर स्थित है। यानी पश्चिमी बस्ती की अपेक्षा अगर देखा जाए तो पूर्वी जो बस्ती है वो अपेक्षाकृत निचाई पर बसी हुई है। इस तथा पूर्वी बस्ती में अधिकांशतः आवासीय मकान बने हुए हैं। इसी कारण पूर्वी बस्ती को है वो एक प्रकार से निचला नगर या नगर टीला भी कहा गया है या आवासीय बस्ती भी कहा गया है। जबकि पश्चिमी दिशा में जो बस्ती है वो अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है और अधिकांश स्थानों पर पश्चिमी बस्ती जो है वो दुर्गीकृत है, अर्थात पश्चिमी बस्ती के चारों तरफ परकोटा मिलता है, चारों तरफ दीवारों से घिरी हुई। यद्यपि कुछ स्थानों पर पूर्वी बस्ती भी दुर्गीकृत है, अर्थात परकोटे से घिरी हुई, लेकिन जो पश्चिमी बस्ती है वो लगभग सभी स्थानों पर दुर्गीकृत है वो दिखाई देती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः जो पूर्वी बस्ती है वहाँ सामान्य लोगों के लिए आवासीय बस्ती होती थी, जबकि जो पश्चिमी जो बस्ती है जो कि अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है तथा चारों तरफ से दुर्गीकृत है, वहाँ पर सामान्य रूप से सार्वजनिक भवनों के ही अवशेष मिले हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है आदि जो सार्वजनिक भवन है उनके अवशेष पश्चिमी जो दुर्गीकृत बस्ती है वहीं से मिली है। नगर नियोजन या कह सकते हैं कि जो स्थापत्य कला है या वास्तुकला का जो दूसरा उत्कृष्ट नमूना है वो सैंधव सभ्यता में सड़क निर्माण कला में दिखाई देता है। देखिए, नगर नियोजन कह सकते हैं या वास्तु या स्थापत्य कला की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें। समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई सीधी सड़कें जो सैंधव स्थापत्य कला या वास्तुकला का दूसरी प्रमुख विशेषता है। समकोण पर सड़कों के एक दूसरे को काटने के कारण जो पूरा नगर है, संपूर्ण नगर विभिन्न आयताकार और वर्गाकार खंडों में विभाजित दिखाई देता है और ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वर्गों या आयतों का एक जाल बन गया हो। इसी कारण इस पद्धति को यूरोपियन इतिहासकारों के द्वारा ग्रिड पद्धति, जिसे हम हिंदी में जाल पद्धति कहते हैं, चेस बोर्ड पैटर्न, ऑक्सफोर्ड सर्कस जैसे नाम है वो यूरोपियन इतिहासकारों द्वारा दिए गए। देखिए, ये जो सड़कें हैं वो मुख्य रूप से 5.5 फुट से लेकर 34 फुट तक चौड़ी है वो सड़कें मिली हैं। विभिन्न सैंधव नगरों से जो सड़कें मिली हैं वो 5.5 से लेकर 34 फुट तक चौड़ी है वो सड़कें हमें विभिन्न सैंधव स्थलों से वो प्राप्त होती हैं। इन सड़कों का निर्माण बहुधा मिट्टी से वो किया जाता था। यद्यपि सभ्यता का जो पतन काल है या सभ्यता का जो अंतिम चरण था, सैंधव सभ्यता का जो अंतिम चरण या जो पतन काल था, उस पतन काल में कालीबंगा से हमें सड़क जो है वो पक्की ईंटों से निर्माण किए जाने का साक्ष्य भी मिलता है। यानी 1750 ईसा पूर्व के आसपास कालीबंगा में पक्की ईंटों से सड़क निर्माण किए जाने का साक्ष्य भी हमें पहली बार कालीबंगा से प्राप्त होता है। देखिए, सैंधव जो स्थापत्य कला या वास्तुकला की जो तीसरी जो विशेषता दिखाई देती है वो है जल निकास प्रणाली। देखिए, जल निकास प्रणाली जो है वो सैंधव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक विशेषता मानी जाती है। मौलिक विशेषता इसलिए कि समकालीन संस्कृतियों में, चाहे वो यूनान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे रोम हो, समकालीन संस्कृतियों में कहीं भी सैंधव सभ्यता जैसी उन्नत और सुविकसित जल निकास प्रणाली अन्यत्र किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती। यही कारण है कि जल निकास प्रणाली को
सैंधव सभ्यता की मौलिक विशिष्टता माना गया है, जो कि सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन का एक विशिष्ट पक्ष भी माना जाता है। देखिए, सैंधव सभ्यता में जो घरों से जल निकास की जो प्रणाली थी वो आधुनिक जल निकास प्रणाली के समकक्ष ही थी। घरों से जो जल निकास है वो मोरियों के माध्यम से होता था। जहाँ ये मोरियाँ जल निकास का माध्यम यानी घर से जल निकास का माध्यम जो मोरी होती थी, मोरी जहाँ गली में प्रवेश यानी कि जहाँ गली में बाहर निकलती थी वहाँ बाहर निकालते ही सर्वप्रथम शोषक गर्त बनाया जाता था। यानी घर से जो नाली निकलती थी और जो गली में पानी गिरने के लिए वहाँ जहाँ वो मोरी निकलती थी उसके नीचे एक शोषक गर्त यानी सोखता हुआ गड्ढा बनाया जाता था, और उस गड्ढे से कुछ ऊपर है वो नाली बनाई जाती थी, छोटी नाली। ये शोषक गर्त इसलिए बनाया जाता था ताकि कि मिट्टी या किसी अन्य वस्तु आदि के प्रवाह के कारण पानी के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। मिट्टी आदि आने पर वो मिट्टी जो है वो शोषक गर्त में गिर जाती थी और पानी उसके ऊपर से नाली में प्रवाहित हो जाता था। यानी पानी के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए ये शोषक गर्त बनाए जाते थे। अधिकांश सैंधव स्थलों से ये जो नालियाँ हैं ये ईंटों या पत्थरों से है वो ढकी हुई मिली है। यानी इन नालियों का जो निर्माण है वो ईंटों और पत्थरों से किया जाता था तथा इन्हें ईंटों और पत्थरों से ही ढका भी जाता था। इनके निर्माण में ईंट पत्थर के साथ साथ चूने और जिप्सम का प्रयोग भी ज्ञात होता है। ये गलियों की नालियाँ जहाँ मुख्य नालों में मिलती थी वहाँ पर भी शोषक गर्त बनाए जाते थे, और इन मेन यानी मुख्य सड़कों की जो नालियाँ जो बड़ी नालियाँ होती थी उनको भी ढका जाता था। और इन मुख्य नालों में स्थान स्थान पर मैन होल अर्थात चैम्बर के शख्स भी प्राप्त होते हैं, जो कि एक प्रकार से आधुनिक जल निकास व्यवस्था जैसी ही थी। शेष जो सैंधव कला की या सैंधव स्थापत्य कला की जो शेष विशिष्टता है उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।